हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम अपने चैनल के ऊपर सीज का इवेंट को जो है फॉलो कर रहे हैं। तो सीज के इवेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं अब तक और आगे भी करने वाला हूं, जिसमें न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, थॉर और इस तरह के और भी टाइम्स है। लेकिन इन सारे के सारे सीज के इवेंट के अंदर कुछ वन शॉट कॉमिक्स भी थे जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर की स्टोरी हमें डिफाइन कर रहे थे कि उस वक्त वो कैरेक्टर जो है सीज के इवेंट के अंदर क्या कर रहा है। तो वैसे अगर आपसे मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वन शॉट कॉमिक्स है, जिसमें कैप्टन अमेरिका का है, स्पाइडरमैन का है, लोकी का है, यंग एवेंजर्स का है। लेकिन ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम इसको अपनी स्टोरी के साथ आज शेयर करें। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वन शॉट कॉमिक था जो कि मेरी नज़र में एक बहुत ही ऑसम और ज़बरदस्त किस्म का कॉमिक है इस पूरे के पूरे वन शॉट्स के अंदर, और उसको शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उसको शेयर किए बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ। वो इतना ज़्यादा ऑसम कॉमिक है जिसको लिखा गया है और उसमें जितने ज़बरदस्त तरीके से हमें स्टोरी को दिखाया गया है। तो आज आप जैसा कि समझ ही गए होंगे टाइटल पढ़ के कि वन शॉट कॉमिक किसी और का नहीं बल्कि सीक्रेट वॉरियर्स के टॉपिक के ऊपर होने वाला है। अब सीक्रेट वॉरियर्स के अंदर मोस्ट स्पेसिफिकली ये फोबोस के कैरेक्टर से रिलेटेड है जो कि एरीज गॉड ऑफ वॉर का बेटा है। और आप जानते हैं कि एरीज गॉड ऑफ वॉर की सीज के मेन इवेंट के अंदर मौत हो चुकी है। तब उसी के बाद हम देखेंगे कि उसके बाद फोबोस इसके ऊपर क्या करता है। सो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मुझे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स के ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को शेयर करता ही रहता हूं। तो अगर आप हमारी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कहानी की शुरुआत होती है प्रोविडेंस से, जो कि निक फ्यूरी का सीक्रेट बेस नंबर 22 है, जहां पे इस वक्त फोबोस यानी अलेक्जेंडर मौजूद था। और वो अपनी स्क्रीन के ऊपर सारा का सारा देख रहा होता है तमाशा इस वक्त जो एसगार्ड के अंदर हो रहा है, जो सीज का इवेंट चल रहा है। और वो यहाँ पे देख रहा होता है कि किस तरह से एरीज और सेंट्री का ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हो रहा है, जो कि हमने सीज के इशू नंबर 2 के अंदर देखा था। और वहाँ पे हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरह से सेंट्री ने उसके बाप यानी एरीज गॉड ऑफ वॉर को बीच में से चीर के फाड़ दिया और उसकी जान ले ली है। और हम देखते हैं कि ये देख के फोबोस वहाँ पे रोना शुरू कर देता है और उसके दिल में ख्याल आना शुरू होते हैं और वो पूछता है कि फादर, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह वहाँ पे एक पिछले फ्लैशबैक के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे एरीज अपने बेड के बेटे से बातें कर रहा होता है और कहता है, हाँ इन अ मैनर, हम हमेशा ही साथ रहेंगे। तो फोबोस बोलता है कि मैंने आपसे कहा है ना कि आप मुझसे जब इस तरह से बात करते हो तो मुझे नफरत है, क्योंकि मैं कभी भी आपकी बातें समझ नहीं पाता हूँ। तो वहीं पे एरीज अपने बेटे के गले में हाथ डालता है और बोलता है, देखो एलेक्स, हम गॉड्स हैं। हाँ, हमें मारा जा सकता है लेकिन हम लोग ट्रूली कभी मरते नहीं हैं। मैंने इसको खुद काफ़ी बार जो एक्सपीरियंस किया है। कभी जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो अपने आप को हेडीज के अंदर तलाश करता हूँ, या फिर कभी मैं अपने आप को एलसीएम फील्ड्स के अंदर भी पाता हूँ। ये हमारे साथ होता ही रहता है, ये हमारी ज़िंदगी का एक तरह का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए होता है और हम वापसी इस दुनिया में लौट के आ ही जाते हैं। और मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ कि मैं चाहे तुमसे कितना भी दूर क्यों ना चले जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें वापसी ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगा। क्या तुम्हें मेरी अब बात समझ में आ गई? तो एलेक्स बोलता है कि आई थिंक सो, मुझे अब कुछ समझ में आ रहा है। तो वहीं से एरीज गॉड ऑफ वॉर बोलता है कि बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हें समझ में आ गई, क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं गिर गया या मैं मारा गया तो मेरा सारा का सारा बर्डन वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। एक अच्छा बेटा वो डरता है और बाप उसके लिए लड़ता है। मेरा ऑनर अलेक्जेंडर, मेरा ऑनर। अगर मैं मारा गया तो तुम्हें इस बात का सवाल उठाना ही होगा कि आखिरकार मेरी मौत किस वजह से हुई, मुझे क्यों मारा गया। तो वहीं से अलेक्जेंडर पूछता है, और एरीज गॉड ऑफ वॉर इसका जवाब हासिल करके क्या करेगा? और इस तरह से देखते हैं कि एरीज ने उसको ये बहुत पहले ही बात बता दी कि कभी अगर मेरी मौत हो जाती है किसी भी वजह से तो तुम्हें उसके ऊपर सवाल उठाना होगा कि मेरे बाप की मौत क्यों हुई है, मुझे बाप को किसने मारा है। और इस तरह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर अपनी तलवार लेके आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे वो निक फ्यूरी के रूम के अंदर जाता है। और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं अगर आपने सीक्रेट वॉरियर्स की सीरीज को देखा है चैनल पे, कि अलेक्जेंडर निक फ्यूरी के सारे पासवर्ड्स को जानता है। और बिल्कुल इसी तरह से होता है कि निक फ्यूरी का वो लॉगिन यहाँ पे करता है और वहाँ पे फंक्शन में डालता है कि रिमोट व्हाइट हाउस एक्सेस, यानी कि इस अलेक्जेंडर यहाँ से सीधा व्हाइट हाउस जाने की कोशिश कर रहा है।
और इसी तरह हम यहाँ से 4 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं जब एसगार्ड की सीज पे वे लोग जा रहे थे। आपको याद होगा कि ये वही टाइम है जब निक फ्यूरी, कैप्टन अमेरिका वगैरह सब तैयारी कर रहे थे। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं, डेजी क्या तुमने इस बात को मेक श्योर करा है कि सेकंड हेडसेट के ऊपर विजुअलाइजर ऑफ है? तो कहती है बिल्कुल सर, मैंने इस बात को मेक श्योर कर लिया है। तो वहीं से कैप्टन अमेरिका आते हैं और बोलते हैं, निक चलो हमें जाना होगा, हम लोग 5 मिनट में निकल रहे हैं। तो निक फ्यूरी अपना हेडसेट पहनते हुए बोलते हैं, बस 1 सेकंड मुझे देना। तो कैप्टन पूछते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो? तो कहता है कि मैं गाइडेड मेडिटेशन करने वाला हूँ स्टीव। तो स्टीव बोलता है कि इसका क्या मतलब है? और स्टीव भी वो हेडसेट पहनता है, मिस डायरेक्शन टोटल एनलाइटमेंट, चलो तुम इसको पहन लो और खुद ही अपनी आंखों से देख लो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ से जो है किसी और से नहीं बल्कि ऑसबॉर्न को कॉल मिलाता है और ऑसबॉर्न यहाँ पे इस वक्त जो है एरिस के साथ मिलकर लड़ रहा होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या तुम, तो वहीं से एक मैसेज आता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मुझे सुनाओ। तो वहीं से आवाज़ आती है कि वो कहते हैं ना, ऑसबॉर्न तुमने शायद उतना उगल लिया जितना तुम चबा नहीं सकते हो। मैंने इस बात को फिगर आउट कर ही लिया था कि तुम चाहे कितना भी निकलने की कोशिश क्यों ना करो, मैं तो तुम्हारे पीछे मौजूद ही हूँ ना, मैं एक लात मार के सब कुछ बाहर निकाल ही दूंगा। तो बताओ कैसा चल रहा है वाइल्ड मैन? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फ्यूरी। तो कहता है, नॉर्मन मैं तुमसे अगर ये कहूँ कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ इस वक्त तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था तुम किसी हाइड्रा के लोगों से लड़ रहे थे और वो भी हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। सो नाइस ट्राई, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच नहीं सकते हो। और वैसे भी जब मैंने अगली बार तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी रेड की हड्डी निकाल के उससे अलग कर दूंगा ताकि तुम्हारा सर उसके ऊपर मैं माउंट करके रख सकूं। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलता है, ओह अच्छा चलो तुम्हारे पास जो कोई भी टाइम बचा है नॉर्मन उसको एंजॉय कर लो, क्योंकि एसगार्ड तुम्हारा आखिरी स्टॉप होने वाला है, उसके बाद तुम्हारी क्रेजी ट्रेन वहाँ से कहीं आगे नहीं जाएगी। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है, ठीक है मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जो उखाड़ सकते हो आके उखाड़ लेना। और वहीं से निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका की तरफ देख के बोलते हैं कि वेल अब तुम कुछ कहना चाहोगे? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, वेल तुमने तो उस आदमी को सुन ही लिया ना, अब वो इतने प्यार से हमें बोल रहा है और उसकी हम बेइज्जती करके उसको इनकार तो नहीं कर सकते हैं। और इस तरह वो लोग वहाँ पे ऑसबॉर्न की तरफ जा रहे होते हैं और यहीं से हम लोग शिफ्ट होते हैं व्हाइट हाउस के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस का जो मेन कमरा है जहाँ प्रेसिडेंट बैठते हैं वहाँ पे अचानक एक दीवार खुलती है और वो दीवार के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा होता है जो कि निक फ्यूरी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन क्योंकि अब अलेक्जेंडर ने निक फ्यूरी का पासवर्ड डाल के इसको एक्सेस करने की कोशिश करी है तो उसको उसका रास्ता पता चल गया है और वो सीधा यहाँ पे व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है। तो वहीं से 2 गार्ड आते हैं और पूछते हैं कि आर यू लॉस्ट यंग मैन, तुम यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो? तो वहीं पे दूसरा गार्ड बोलता है, हमारे पास एक पोटेंशियल सिचुएशन है हियर, स्टैंड बाय एवरीवन। होम फीड, क्या तुम्हें वीडियो मिल रही है कॉरिडोर 2 के अंदर? मुझे नहीं पता, ये मेरे ख्याल से 12 साल का कुछ का होगा। हाँ उसके पास एक सॉर्ड है। और वो गार्ड बोलता है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैंने तुमसे पूछा क्या तुम खो गए हो? कहता है, हाँ मैं खो गया हूँ, क्या आप मुझे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ओवल ऑफिस किस तरफ है? मुझे प्रेसिडेंट से कुछ बात करनी है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि बच्चे आज का दिन मेरे ख्याल से ये सब बातचीत करने के लिए अच्छा नहीं होगा, आज मिस्टर प्रेसिडेंट पहले ही बहुत ही परेशान है। तो वहीं से वो दूसरा गार्ड बोलता है, मेरी बात ज़रा सुनो, वो लोग हमें ऑर्डर दे रहे हैं कि हम इस लड़के को चेक पॉइंट से बाहर ले चलें। तो वहीं से वो बोलता है कि ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, मैं उससे बात कर रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पे कोई टूर वगैरह लेने के लिए आए थे और खो गए इस तरह से? क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं? क्या वो खो गए हैं? और हम देखते हैं कि ये बात सुन के अलेक्जेंडर उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और अगले पल अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और दूसरा गार्ड बोलता है कि ओ गॉड, लॉक डाउन द बिल्डिंग डाउन, इसको फौरन से लॉक डाउन कर दो। और इस तरह यहाँ से हम एसगार्ड के अंदर देखते हैं कि वहाँ पे निक फ्यूरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ की फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं, जो कि हमने सीज नंबर 3 में देखा था कि किस तरह से एवेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं निक फ्यूरी के साथ। और इस तरह हम देखते हैं व्हाइट हाउस के अंदर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्ड्स अब अलेक्जेंडर को रोकने के लिए आ गए होते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, इसकी ट्रेनिंग निक फ्यूरी ने करी है। ये बेटा एरीज गॉड ऑफ वॉर का है, जो कि खुद एक ग्रीक गॉड है, गॉड ऑफ फियर, और वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सारे के सारे गार्ड्स को एक ही तलवार के जरिए निपटा रहा होता है। और वो दूसरा गार्ड बोलता है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट को हमें बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, उनके चारों तरफ यहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते हैं और स्पेशल फोर्सेस के गार्ड्स खड़े हुए होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सारे वेपन्स के साथ। तो वहीं से वो गार्ड बोलता है जो मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ होता है कि हम तुम्हारी पोजीशन के ऊपर 5 सेकंड में और ज़्यादा गार्ड भेज रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको रोकने की वहाँ पे कोशिश करो। हम लोग रेनेगेड और मैरीन 1 को वहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन वो गार्ड वहाँ पे उस बच्चे को यानी अलेक्जेंडर को रोक ही नहीं पा रहे होते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट के रूम के बाहर दरवाजे पे सारे के सारे गार्ड्स बंदूक लेके खड़े होते हैं और कहता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, हमें इन लोगों के गिरने तक का इंतजार करना होगा। लेकिन अलेक्जेंडर यहाँ पे अपनी 2 तलवारों को लेके वहाँ पे ऐसा तमाशा कर रहा होता है कि वो सब देख के पागल हो चुके होते हैं। अगले पल वहाँ पे जो 2 गार्ड्स होते हैं उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, जिससे अलेक्जेंडर बच जाता है। और वो गार्ड कहता है कि यंग मैन देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा आज का दिन इस तरह से खत्म हो कि मैंने एक बच्चे के ऊपर शूट किया हो, लेकिन अगर तुम मुझे इसके लिए मजबूर करोगे तो मुझे ये करना ही होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए इसको आसान करके बताता हूँ। मैं मानता हूँ इस बात को कि शायद तुमने हमारे ऊपर पहले हम काबू पा लिया क्योंकि तुमने हमें सरप्राइज के अंदर कॉच किया था, लेकिन अब हम लोग तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा हैं और हैविली आर्म्ड भी हैं। तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो, तुम्हें सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम वो नहीं करते हो तो यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश बाहर जाएगी और कुछ नहीं होगा। फॉर गॉड सेक सन, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ सॉर्ड है, तुम सॉर्ड से हमारा क्या बिगाड़ सकते हो?
और अलेक्जेंडर उनकी तरफ देख के मुस्कुराता है और वहाँ पे जो गार्ड्स गिरे होते हैं जिनकी गन्स होती हैं वो उनको उठाता और सीधा उन सारे के सारे गार्ड्स के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए शुरू हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग मिस्टर प्रेसिडेंट को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं और अलेक्जेंडर उनके पीछे भी आ जाता है। तो वो कहते हैं कि टेक ऑफ, हमें फौरन टेक ऑफ करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर जब तक पहुंचता है तो मिस्टर प्रेसिडेंट वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर उनकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि बैंग। तो वहीं से गार्ड आते हैं और बोलते हैं कि इट्स ओवर सन, बस बहुत हो चुका। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे एक मैसेज को डिलीवर करने के लिए आया था। तो वो गार्ड बोलता है कि प्लीज अपनी गन को नीचे रख दो। तो अलेक्जेंडर बोलता है तुम जानते हो, मैंने सोचा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट के सीक्रेट सर्विस के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते होंगे, लेकिन आज मुकाबला करके पता चला कि तुम लोग तो बिल्कुल भी टफ नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम लोग गोली खाने के अंदर तो माहिर हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे सीक्रेट एजेंट्स आते हैं जो कि तकरीबन 10 से 12 एजेंट्स होते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर उन सबको ही निपटा देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो मिस्टर प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है और मिस्टर प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर ही बैठा हुआ होता है सारे के सारे गार्ड्स को निपटा के, और वहाँ पे अपना मैसेज वो छोड़ के जा रहा है जिसके अंदर वो ये लिखता है कि डियर मोर्टल हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि वो मिस्टर प्रेसिडेंट को कह रहा है। आज मैं यहाँ पे इसीलिए आया था कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि पिछले कुछ महीनों में जो आपने काम करे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, और आई एम गेसिंग आज के बाद से वो बिल्कुल अननेसेसरी हो जाएंगे। मेरे ख्याल से किसी भी ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा आज तक कि वो एक गॉड की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और जब अगला गॉड उससे लड़ने के लिए आए तो वो उसी दिन वहां से उससे बच के भाग जाए। श्योरली आज आपकी किस्मत अच्छी थी और इसलिए आप मुझसे बच गए, तो इसको एंजॉय कीजिए। लेकिन इससे पहले कि आप अपने हाथ धो लें जिनके ऊपर मेरे फादर का ब्लड लगा हुआ है, मैं आपको इस बारे में इंकरेज कराना चाहता हूँ, मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ उससे पहले कि आप इस सारे मामलों को ठंडा करके भूल जाएं। आपने यहाँ पे आज इज्जत का सेक्रीफाइस कर दिया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। आप सब गलत थे और आप सबको ये भुगतना भी होगा, तो इसलिए जो तुमसे गलतियां हुई उनको फौरन से ठीक कर दो मोर्टल मैन, क्योंकि अगर तुमने नहीं करी या मैंने नहीं करी तो श्योरली कोई ना कोई गॉड किसी ना किसी दिन तुम्हारे पास जरूर आएगा जो तुमसे ये करवा के ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आपकी किस्मत आज अच्छी थी इसी तरह हर बार अच्छी होगी और आप दूसरे गॉड के कहर से बच पाएंगे। द गॉड ऑफ फियर, सन ऑफ वॉर। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि एरिस ने उसको कहा था कि जब कभी भी मेरी मौत हो जाए तो तुम्हें इसका रीज़न पूछना कि मेरी मौत क्यों हुई है। अब फोबोस को ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें मिस्टर प्रेसिडेंट की वजह से हो रही हैं, क्योंकि अगर ऑसबॉर्न एसगार्ड की सीट पे आता तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, लेकिन फोबोस को ये बात नहीं पता कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने जो है उसको इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ये अपने आप पे ही सारा का सारा काम किया है। लेकिन फोबोस इन सारी की सारी चीज़ों के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट ने ही नॉर्मन को सारी की सारी शक्तियाँ दी हैं, और उसको ये भी लग रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट के कहने पे ही वो एसगार्ड गया था, और वो एसगार्ड गया था तो तभी उसके फादर की मौत हुई है। तो इसलिए ये इस बात का जवाब देने के लिए, ये बात उनके कान में डालने के लिए और बताने के लिए कि वो एक गॉड ऑफ वॉर है और एक गॉड की हत्या कर देना इतना आसान काम नहीं है, तो उसने ये सारा का सारा यहाँ पे बखीरा करा है और तकरीबन पूरी की पूरी सीक्रेट सर्विस के लोगों को मार दिया है जान से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गॉड ऑफ फियर कितना खतरनाक है और कितना स्किल्ड भी है कि अगर वो जो चाहे वो कर सकता है। दी एंड।